Hi guys, welcome back to my YouTube channel Anthropology 360 Degrees, which is a complete lecture series on anthropology. In the previous lecture, we were doing the topics which were in paper 1. So I thought ki why not skip to paper 2, because doing paper 1 will be very monotonous. So I have taken some topic of paper 2 which is very easy. मतलब वो टॉपिक्स जो हम डे टू डे लाइफ में देखते रहते हैं. यूनिट हम 5.1 से स्टार्ट करेंगे. 5.1 जो इंडियन विलेजेस टॉपिक है, इंडियन विलेजेस का जो टॉपिक है हम उससे स्टार्ट करेंगे. देर इज नो नीड टू पैनिक कि हम पेपर 1 कंप्लीट करेंगे या नहीं, वो सब टॉपिक्स कंप्लीट होंगे. बट ये मैंने पेपर 2 पे इसलिए स्किप किया है. स्किप भी नहीं किया, आई टेक ऑल द टॉपिक्स वन बाय वन. बट आई हैव टेकन पेपर 2 इंडियन विलेजेस फॉर अ रीजन दैट इट इज वेरी इजी टॉपिक, एंड जो भी थिंकर्स वगैरह हैं वो एक बार आप समझोगे तो इजीली आपको रिकॉल हो जाएंगी सब चीजें. ओके, सो विल बिगिन विथ Indian villages. So let us begin with the unit 5.1, which is Indian villages. तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं इंडियन विलेज की है क्या. अकॉर्डिंग टू जो इंडियन विलेजेस हैं, हम इन्हें डिफाइन कैसे करेंगे. उनकी मिनिमम पॉपुलेशन है वो 5000 होनी चाहिए. मिनिमम पॉपुलेशन 5000 होनी चाहिए, मैक्सिमम जितनी भी हो. एटलीस्ट 75% ऑफ मेन वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो एंगेज होनी चाहिए नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में. समझ रहे हैं आप. पहला जो मैंने बोला, जो पॉपुलेशन है वो मिनिमम 5000 होनी चाहिए. जो मेल वर्किंग पॉपुलेशन है वो एंगेज होनी चाहिए नॉन एग्रीकल्चरल परस्यूट्स में. कितने परसेंट? 75%. सी, 75%. पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? सपोज ये 1 किलोमीटर है. पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग होने चाहिए? वो होने चाहिए हमारे 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर. अगर ये वाले सारे क्राइटेरियाज पूरे होते हैं, हम बोलते हैं कि ये दिस कम्स इनटू द डेफिनेशन ऑफ इंडियन विलेजेस. अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, roughly 68.6% ऑफ इंडियन विलेज पॉपुलेशन, जो कि नियरली 84 करोड़ है, वो रिजाइड करती है इंडियन विलेजेस में. समझ रहे हैं. और ये याद रखना, इंट्रोडक्शन में काम आ जाएगी ये वाली लाइन, और स्पेशली ये कि 15.2% कॉन्ट्रीब्यूट, विलेजेस जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं इंडियाज जीडीपी में. आई होप ये डेफिनेशन क्लियर हो चुकी है. क्या बोला? मिनिमम पॉपुलेशन 5000 होनी चाहिए. नॉन एग्रीकल्चरल पर्सविट्स में जो मेल वर्किंग पॉपुलेशन वो 75% होनी चाहिए. जो हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 400% पर स्क्वायर किलोमीटर होनी चाहिए. आई शुड यूज अ डिफरेंट पेन. और ये तो आपको डिफाइन करेंगे विलेजेस. देन 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग अबाउट 68.6% ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन लिव इन विलेजेस, एंड 15.2% जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं इंडिया की जीडीपी. Now let us quickly jump into the structure of village system. सबसे पहले क्या स्ट्रक्चर्स हैं, क्या फीचर्स हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं इंडियन विलेजेस के, क्या प्रोमिनेंट चीजें हैं जो आपको इंडियन विलेजेस में दिखेंगी, वो हम इसमें पढ़ेंगे. सबसे पहला मेन कास्ट सिस्टम, very important. What is caste system? You'll study in paper 2 itself. It is a kind of social stratification. Social stratification. ठीक है. इसमें एक हायरार्की है. यू विल फाइंड हायरार्की इन कास्ट सिस्टम. एक रिजिडिटी फाइंड होती है, मोबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं होती है. यानी कि कास्ट सिस्टम में फॉर एग्जांपल मोबिलिटी, यानी कि एक फॉर एग्जांपल अ पर्सन हु इज इन वैश्य कम्युनिटी कांट गो टू राजपूत कम्युनिटी. द मोबिलिटी इज डिफिकल्ट. सेकेंड इज जजमानी सिस्टम. जजमानी सिस्टम भी हम पेपर 2 में करेंगे. यहाँ पे मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ. इसमें क्या होगा, एक जजमान होता है और एक होता है कामिन. कामिन वो होगा जो सर्विस देगा. यानी कि सपोज इफ आई एम अ बार्बर एंड देर इज अ पर्सन इन अ विलेज हु हैज अ लॉट ऑफ लैंड, जिसके पास बहुत ज्यादा लैंड है, दैट बार्बर इज प्रोवाइडिंग सर्विस टू दैट लैंडलॉर्ड, राइट. तो आई विल बी
Kamin who is giving the service to that landlord, and the landlord who is getting the service or who is a service taker will act as a judgeman, right? So it is a kind of relation. Judgmani system is a kind of relationship between a judgeman and a Kamin, right? It is interrelated, it is hereditary, but with modernization, urbanization, and globalization, just this judgmani system has deteriorated a bit. वो हम सब पढ़ेंगे. Joint family system is very prominent in villages, but again I would say कि due to the change in the structure of village, due to migrations, modernization, urbanization, ये जो trajectory है family की from joint to nuclear, it is increasing day by day. Okay? Then you'll see a lot of local power dynamics, like आप पढ़ेंगे कि खाप पंचायत वगैरह आप सुनते होंगे. So the local power dynamics is very prominent in villages. Got it? Then we'll see a lot of agrarian economy. सर्विस सेक्टर वहां पे ज्यादा नहीं होता है, एग्रेरियन इकोनॉमी ज्यादा है या फिर पेस्टोरल इकोनॉमी ज्यादा है. Okay, you'll see a lot of social challenges like child marriage देखेंगे आप वहां पे, bonded labor देख सकते हैं, and gender differences. The in villages the society is mainly patriarchal, right? There is less socialization of women. If there is any socialization of women, it is among women, right? I hope what I'm trying, you are getting what I'm trying to say. So let us begin with the journal views on Indian villages कि different different scholars के क्या views थे Indian villages पे, हम वो एक बार वो देख लेते हैं. It is more of a topic which you have to cram, in which the keywords you have to remember. So there are 4 to 5 scholars and 4 to 5 personalities which you have to remember. First, we'll begin with Charles Metcalfe. Whatever definition he gave of Indian village, he found Indian village as a very static entity, which is very self-contained, which is a sort of little republic. ये keywords हैं इसके. पहला क्या बोला मैंने? Self-contained. दूसरा क्या बोला? Little republic. तीसरा बोला atomistic level. Atomistic मतलब small. Atoms देखे ना small होते हैं. और इन्होंने बोला जो नेचर है वो बड़ा ही अनचेंजिंग है. क्या बोले वर्ड्स? सेल्फ कंटेन्ड. दूसरा लिटिल रिपब्लिक. तीसरा एटमिस्टिक. चौथा changing nature. We have done the view of Charles Metcalfe. I think it is easy. बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट ने जो व्यू रखा विलेजेस के बारे में, उन्होंने बोला कि सपोज कोई सोसाइटी डेवलप हो रही है, वो कहाँ से डेवलप होगी? किसी सिंपल यूनिट से वो जाएगी एक कम्प्लेक्स यूनिट पे, राइट? तो यानी कि अगर एक चाइल्ड भी डेवलप करता है तो वो कहाँ से जाता है? इन्फेंसी की स्टेज से जाता है एडल्ट की स्टेज पे, राइट? तो इन्होंने बोला कि village is like a remnant from it is like a remnant of the early stage of society. Remnant of early stage of society's development. ठीक है? And referred it to as infancy of society. इसने village को बोला, it referred village as an infant, यानी very simple in its approach. महात्मा गांधी, you know कि महात्मा गांधी जब भी बात करेंगे वो पॉजिटिव बात करेंगे विलेज के बारे में, बिकॉज ही फोकस्ड ऑन पंचायत्स. उन्होंने बोला विलेज लेवल पे रूल होना चाहिए, सेल्फ रूल देना है विलेजेस को. तो ही सेल्फ रूल यानी सेल्फ सफिशिएंसी की बात करी इन्होंने. एंड रूरल एम्पावरमेंट कैसे आएगी? पंचायत्स के थ्रू. सब लिंक्ड है. गॉट इट?
बी आर अम्बेडकर का जो व्यू था विलेज को लेके बड़ा ही क्रिटिकल था। उन्होंने बोला विलेज एक्टेड एज अ हब ऑफ लोकलिज्म, ignorance, narrow mindedness and exclusion। इनके हिसाब से जो भी डिफरेंसेस थे सोसाइटी में, इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम विलेज। गॉट इट। और मार्क्सिस्ट का जब भी व्यू मार्क्स की बात करते हैं इकोनॉमी के रिलेटेड होगा। ओके। तो मार्क्सिस्ट सेड places where few individuals dominate the social and economic life, often leading to inequality, right? डोमिनेट करेंगे किस लाइफ को? सोशल, इकोनॉमिक, ओके, leading to inequality। Now, characteristics of village studies। विलेज की हम स्टडी करते हैं, ठीक है, उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए विलेज स्टडीज के? सबसे पहला फील्ड स्टडी होनी चाहिए। इट शुड बी ओवरऑल स्टडी, ओवरऑल स्टडी ऑफ रूरल एरिया। कोलैबोरेशन होना चाहिए डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन्स का, सी मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज होनी चाहिए। डिपार्चर फ्रॉम आर्म चेयर, यानी कि पार्टिसिपेटरी अप्रोच होनी चाहिए। इट शुड बी मोर लाइक ऑन, you have to go on the field rather than sitting in the office or just going through the research papers। Getting my point? Participant observation होनी चाहिए, यानी कि a person should go on the field and do all sort of research work। Rejected static view, यानी कि आर्म चेयर व्यू नहीं होना चाहिए। Then collaboration of sociologist and anthropologist। Why? कि स्टडी ऑफ ह्यूमंस तो होना चाहिए, प्लस क्या क्या सोशल इवल्स हैं, इनक्वालिटीज हैं सोसाइटी में, वो भी देखनी है। इट शुड बी मल्टीपोलर व्यू देखना है हमें। ये आ गई हमारी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ विलेज स्टडीज। ओके, नाउ विल लुक इनटू द प्रोमिनेंट scholars and their perspective regarding villages। ओके, पहला हम देखेंगे तीन चार स्कॉलर्स पढ़ने हमने, एम एन श्रीनिवास, एंड्रे वेस्टल, ए आर दास एंड दीपांकर गुप्ता। ओके, इनके हम इन्होंने विलेज स्टडीज की हैं, इन सारे स्कॉलर्स ने। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया उन विलेज स्टडीज से, विल स्टडी दैट। सबसे पहला एम एन श्रीनिवास। यू आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। व्हाट इज अ विलेज स्टडी? यानी कि विलेज की आपने स्टडी करनी है, होलिस्टिकली एंड ओवरऑल स्टडी करनी है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होनी चाहिए। ओके, तो एम एन श्रीनिवास ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि जो villages हैं, they are not self-sufficient entities, but महात्मा गांधी said कि villages जो हैं वो self-sufficient हैं। रूरल empowerment के बारे में बात किया, but एम एन श्रीनिवास said they are not self-sufficient and there is an interaction between economic, social and political। There is sort of an interaction of all the three aspects at regional level। Got it? और ये एम एन श्रीनिवास ने बोला not self sufficient। very very important। एंड्रे वेस्टेल ने बोला इन्होंने स्टडी की श्रीरामपुरम में, सॉरी श्रीपुरम में, एंड ही सेड कि villages were aware of caste but they were also aware of class and gender dynamics। Got it? A.R. Das applied the Marxist perspective to rural sociology। Indian villages somewhat were isolated in economic terms। He talked about village isolation at economic level। Got it? इन्होंने बोला no LPG type, no liberalization, globalization and privatization। Dipankar Gupta highlighted shifting nature of rural economy। He said agriculture जो था, it was no longer the sole foundation, no longer exclusive
determinant of social status. The agriculture was no longer a sole foundation and a no longer exclusive determinant of social status. I hope these all views are clear. So let us quickly jump into the significance of village studies. क्या सिग्निफिकेंस होती है विलेज स्टडीज की, अगर हम करते हैं तो क्यों करते हैं, और अगर हम कर रहे हैं तो इसका फायदा क्या होगा इन स्टडीज का. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम विलेज स्टडीज करते हैं, इट हेल्प्स इन प्लानिंग, इट हेल्प्स इन रिकंस्ट्रक्शन, इट हेल्प्स इन कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम. आगे हम पढ़ेंगे. फिर ये गवर्नमेंट की प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करता है. ओके. इट is useful information for other disciplines like economy or sociology के लिए ये helpful रहता है. It gives us a holistic knowledge of Indian society in reality. It challenges the colonial stereotype, gives a more wider and clearer perspective. यानी कि जो भी हम villages के बारे में पहले सोचते थे, it was the myths were busted and we got to know we got a more holistic and clearer picture regarding the Indian villages. कंसेप्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में पता चलता है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलती है रिगार्डिंग संस्कृताइजेशन, डोमिनेंट कास्ट, एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इट हेल्प्स इन प्लानिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज. अब हम करेंगे विलेज स्टडीज जो हुई थी और कौन कौन सी विलेज स्टडीज हुई हैं, हम कुछ स्टडीज के बारे में देखेंगे. फर्स्टली, बेस्ड ऑन द रिपोर्ट्स ऑफ colonial एडमिनिस्ट्रेटर्स, पहली चार्ल्स मेटकाफ ने ही, हमने पढ़ी थी ना पीछे डेफिनेशन. चार्ल्स मेटकाफ की क्या थी, अगर इफ यू रिमेम्बर, कि विलेजेस स्मॉल रिपब्लिक्स हैं, लिटिल रिपब्लिक्स हैं. दिस वाज द डेफिनेशन. ठीक है. Minutes on Villages of Delhi by Charles Metcalfe. It focused on social and economic aspects. Second, जो HS Main ने दी थी, it was the name was Village Communities in East and West. So आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि it gives a relationship of village communities between East and West. Based on studies conducted by economists, तो S.J. Patel and J.C. Kumarappa. जो J.C. Kumarappa की ideology थी, it was more of a Gandhian ideology regarding Indian villages. S.J. Patel gave agrarian crisis in various parts of India after the World War II. इन्होंने इस टाइप की स्टडी दी थी. देन हम एंथ्रोपोलॉजिकल वर्क्स जो हैं M.N. श्रीनिवास का, इसमें हम ये देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट. कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर essays में it emphasized the significance of anthropological studies of Indian villages for various disciplines. Very, very important. Now, let us look into the drawbacks of village studies. First of all, there is lack of representativeness, as there is focus on particular villages only, and it does not encompass the complete diversity and complexity of the village, right? And you'll see that villages are often considered as a trademark of unity and self-sufficiency, which M.N. Srinivas was in complete opposition. But this is the drawback, that we consider that villages are self-sufficient, but it is not the case, right? Then there are influence of some alien concepts. Then there is duplication of data in village studies. There is lack of comprehension and coordination. And most important, there is a biotic frame of reference. Biotic frame of reference means कि there often we compare, or often we uh, try to compare or link the humans with environment. But in villages, there is often linkage of humans with economy and society. Okay. Then what are the changes in village system? First of all, there is gradual reduction in the orthodoxy. Earlier, there was a very rigid caste system. There was a rigid Jajmani system, which has reduced nowadays.
Then there is extension of market economy. If someone will ask what are the influence of modernization, globalization, anything, you can write all these points, right? Um, you just have to mold your answer as per the question. The content will remain the same. If there is modernization or globalization in the question, that just add that in the answer. Then there is commercialization of traditional economy. For example, एग्रीकल्चर जो था पहले मेन सोर्स ऑफ इनकम होता था, अब एग्रीकल्चर भी मैकेनाइज्ड हो गया है विलेजेस में. चेंज इन कास्ट सिस्टम एंड जजमानी सिस्टम, चेंज इन फैमिली एंड मैरिज सिस्टम. फैमिली क्या बोला था मैंने, जॉइंट से न्यूक्लियर की तरफ ट्रेजेक्टरी जा रही है. एंड देयर इज एक्सटेंशन ऑफ पंचायती राज सिस्टम. The government has made, the constitution has made sure that governance, there is self-governance till the grassroots level. Grassroots level. Now, we'll talk about the agrarian relations in Indian villages. It is a very simple topic, agrarian relations in Indian villages. The agrarian relation in Indian villages have historically been shaped by a triangular structure. अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, कास्ट सिस्टम, जजमानी सिस्टम एंड क्लास, इन तीनों के बीच का रिलेशन जो है दैट इज, सॉरी क्लास नहीं, पीजेंट्री. ये जो है ये एग्रेरियन रिलेशंस के बारे में बताता है. सी, the agrarian relations in Indian villages have historically been shaped by triangular structure comprising of joint families, caste system and peasantry. ठीक है. This configuration forms the backbone of rural system in India, and changes in any of these components, अगर इन चीजों में कोई कास्ट सिस्टम या जॉइंट फैमिली या peasantry में कोई भी चेंज आती है, वो सीधा सीधा social transformations लाएंगी. Correct? Now we'll see into this कि caste and class in agrarian relations में क्या है. Both caste and class are integral part of agrarian relations in Indian villages. KL Sharma highlights the caste and class जो है वो intertwined है, with caste incorporating elements of class and vice versa. Caste relations are often expressed through जजमानी. इसमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, जजमानी सिस्टम हमने पहले पढ़ लिया. चेंजेस इन जजमानी क्या है कि विद अर्बनाइजेशन क्या हुआ कि ये जो जजमानी सिस्टम है ये वीकन होता जा रहा है. वाई? ड्यू टू, फर्स्टली ड्यू टू द गवर्नमेंट एफर्ट्स, सेकेंडली ड्यू टू जो कामिन्स हैं, दे आर फाइंडिंग सम वेरी गुड एंड रेप्यूटेड जॉब्स इन द अर्बन एरियाज, तो वो माइग्रेशन हो रही है, उसकी वजह से ये सिस्टम वीक होता जा रहा है. क्लास एंड पावर स्ट्रक्चर, इसमें हम लैंडलॉर्ड्स, टेनेंट्स एंड एग्रीकल्चरल लेबर्स की बात करेंगे. लैंडलॉर्ड्स वो हैं जिनके पास प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होती है. टेनेंट्स क्या प्रॉपर्टी है बट स्मॉल लैंड होल्डिंग्स हैं. एंड एग्रीकल्चरल लेबरर्स वो हैं जो टेनेंट्स और लैंड ओनर्स के लैंड के ऊपर काम करते हैं. पोस्ट इंडिपेंडेंस एग्रेरियन रिफॉर्म्स में क्या आएगा, लैंड रिफॉर्म्स जो हम पढ़ेंगे, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम और नेशनल मूवमेंट एंड पीसेंट मूवमेंट्स के बारे में. Nothing is important in this. Green revolution and implications for agrarian structure. ये जो जमींदारी, मैं आपको जो सिंपल सिंपल चीजें, आई नॉट गो मोर इनटू दैट बिकॉज इट इज वेरी इजी. तो ग्रीन रेवोल्यूशन हैज led to a major shift in the agrarian structure. Why? Reason कि it has led to the introduction of high yielding variety of seeds, mechanization बहुत ज्यादा हो गया. So सबसे पहले हमें जमींदारी सिस्टम पता है, जो हमने परमानेंट सेटलमेंट है, ये हमने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है. राइटवारी भी हमने हिस्ट्री में पढ़ा और महलवारी भी वी हैव डन. इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ ऑन टेक्नोलॉजी क्या रहेगा कि हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स आ गया एंड मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. नथिंग इज मोर इन दिस. कुछ कंसेप्ट्स हैं लाइक प्रोलिटेरियाइजेशन. तो ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या हुआ है, प्रोलिटेरियल proletarialization हुआ है, where small farmers and poor peasants were pushed to become landless laborers. क्यों? क्योंकि capital penetration हुई है रूरल
एरियाज में, बिग बिग इंडस्ट्रीज आ गई रूरल एरियाज में, उसकी वजह से प्रोलिटेरियनाइजेशन हो गया। जो पुअर फार्मर्स थे वो और लैंडलेस होते गए। नथिंग इम्पोर्टेंट इन दिस। नाउ विल सी इनटू द इम्पैक्ट क्या रहा है ग्लोबलाइजेशन का विलेजेस के ऊपर। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन villages. It is very obvious that पॉजिटिव इम्पैक्ट भी रहा होगा और नेगेटिव इम्पैक्ट भी रहा होगा। फर्स्टली हम देखते हैं कल्चर, लैंग्वेज एंड ट्रेडिशन पे क्या रहा है। क्या होगा पॉजिटिव इम्पैक्ट की प्रोग्रेसिव आइडियाज और इंक्रीज इन डाइवर्सिटी। नेगेटिव क्या है, कल्चरल इरोजन, ठीक है, ह्यूमनाइजेशन एज डोमिनेंट कल्चर। देर मतलब कि अगर सपोज ये डोमिनेंट कल्चर है, उसमें हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं विलेजेस वगैरह, क्या बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि कोई कल्चर है, ठीक है, विलेज के कल्चर, लैंग्वेज और ट्रेडिशन पे क्या असर हुआ है। अगर कोई डोमिनेंट कल्चर है और ये माइनर समझ ले, तो ये डोमिनेंट में ऐसा इंक्लूड हो जाएगा कि देयर वोंट बी एनी डिफरेंस बिटवीन माइनर कल्चर एंड डोमिनेंट कल्चर, ठीक है। मार्केट इकोनॉमी पे क्या पॉजिटिव इफेक्ट आया, विलेज की लिबरलाइजेशन हुई है, बेटर विलेज, बेटर अपॉर्चुनिटीज हुई है, इंक्रीज इन इनकम हुआ है, स्किल्स बढ़ गई हैं। नेगेटिव क्या है, इन्फ्लेशन, प्राइस शॉक, displacement of traditional livelihood. These are very easy topics. That is why I'm going very quick in this. Polity and governance पे क्या हुआ है, अगर मैं simply बोलूँ, increase in representation, women empowerment, ठीक है, marginalized communities की empowerment. Negative effect क्या हुआ है, challenged local power structure like खाप पंचायत, okay. Societal impact क्या पड़ा है पॉजिटिव, change in mindset रहा है, empowerment of women हुई है, increase in health awareness. And negative क्या रहा है, there has been a fragmentation in the family structure. Technological impact क्या रहा है, advent of new technology आया है, e-learning आया है, there has been a mode of from offline to online teaching. Negative क्या है, knowledge gap increase हुआ है। I hope ये the topic which I have gone very quickly. Now, we'll do the impact of media on Indian villages. कि मीडिया का क्या इम्पैक्ट रहा है इंडियन विलेजेस पे। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो इम्पैक्ट हैं ये पॉजिटिव ही रहते हैं। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस होता है कि नेगेटिव इम्पैक्ट रहा हो। फर्स्टली विल सी कि इम्पैक्ट कैसा रहा है। फर्स्टली cultural shifts and norms, and there have been a change in the values. How the TV shows and films and advertisements have introduced new ideas. इसकी वजह से new ideas और value की वजह से there have been a change in the culture and norms of the society. It has led to the empowerment and awareness of the people. It is very obvious. It has led to the education and awareness among the masses. It has also led to political mobilization, representation, and inclusion, right? How it has led to, it has highlighted the stories and experiences of communities like Dalits, Adivasis, and religious minorities, shedding light on their struggles and aspirations, which in turn highlights and put it forward among the government. So government is forced to make certain policies revolving around such communities. It has led to advocacy and accountability. It means that people have become more aware. People have started to raise their voices among against the government if they find any scheme, any policy going against them. It has led to civic engagement. People have involved themselves in talk shows, debates, interviews, which has led to citizen participation. It has led to entertainment and education among the masses. It has also led to language and identity, like preserving cultural identities.
The negative, only one negative impact is it has created a digital divide. Digital divide. Okay. So, impact of urbanization and industrialization on Indian villages, we'll see that. Firstly, economic transformation रहा है, right? From economic transformation has led to job opportunities, agrarian to inclusion of service sector. It has led to migration and mobility, which has led to change in demography of that area, change in family structures. It has also led to change, social change and cultural dynamics of that area. It has led to infrastructure development, leads to education and healthcare, in a sense that education and healthcare has penetrated in the villages. It has led to, now if we see the negative aspect of this, there is a change in the land use. There is environmental impact like pollution. If there is service sector, then of course there will be pollution, deforestation, resource depletion. It has led to social inequality. Okay, positive impact, टेक्नोलॉजी एंड कनेक्टिविटी इंक्रीज हुई है, कल्चर की प्रिजर्वेशन इंक्रीज हुई है. ओके, इट हैज लेड टू conflict and disruptions. Okay, the process of urbanization and industrialization can lead to conflicts over resources, land rights. I hope it is clear. Nothing to do more about this. It is very 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 easy. अब जो हमने अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन में इम्पैक्ट देखे थे, वही इम्पैक्ट हम मॉडर्नाइजेशन में भी देखेंगे कि क्या क्या मॉडर्नाइजेशन का इम्पैक्ट रहा है इंडियन विलेजेस में. क्या क्या हो सकता है, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स आ सकती हैं, सोशल इम्पैक्ट हो सकता है कि देयर हैज बीन अ चेंज इन कास्ट सिस्टम में, जो रिजिडिटी थी वो कम हुई है, जजमानी सिस्टम में कम हुआ है. इट हैज लेड टू एजुकेशन. सेम पॉइंट्स हैं सब, nothing to worry about. You people can do it very very easily. Okay, then impact of market economy on Indian villages क्या है, private ownership increase हुई है, customer sovereignty, now people uh, have become more aware of their choices, profit motive बढ़ा है लोगों का villages के अंदर, competition increase हुआ है. So there is nothing to worry about. इम्पैक्ट्स क्या रहे हैं, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, एसेस टू मार्केट बढ़ा है, कंज्यूमरिज्म एंड एस्पिरेशंस, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन, लेबर्स की माइग्रेशन हुई है, स्किल्स इंक्रीज हुई हैं, चेंज इन जजमानी सिस्टम हुआ है. दिस इज वेरी इजी. ओके, सो अब हम डायरेक्टली देखते हैं कि जो सेटलमेंट पैटर्न्स रहे हैं विलेजेस के, वो किस टाइप के रहे हैं. ओके, this will be the last topic of 5.1, which is the traditional settlement patterns. Okay, न्यूक्लिएटेड देखेंगे, फिर सेमी न्यूक्लिएटेड एंड डिस्पर्स्ड. न्यूक्लिएटेड मतलब न्यूक्लियर यानी स्मॉल, तो हाउसेज आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू ईच अदर. ओके, तो रेक्टेंगुलर होंगे यानी कि इस टाइप के. ठीक है, मोस्ट कॉमन इन इंडिया, देर इज अ हाई डिग्री ऑफ न्यूक्लिएशन. जो रेक्टेंगुलर हाउस होल्ड है ना, these are most common in India. Most common in India. कहाँ प्रेजेंट होते हैं, गंगा यमुना दोआब या ईस्टर्न यूपी वाली साइड. हॉलो रेक्टेंगुलर यानी कि सपोज करो ये कोई हॉलो, ये हॉलो मतलब कोई वाटर बॉडी हो गई, रिलीजियस साइट हो गई, या ओपन कम्युनिटी, इसके आसपास सेटलमेंट हुई है, इसे बोलते हैं हॉलो रेक्टेंगुलर. गॉट इट. लीनियर सेटलमेंट अगर हम देखें तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई रेलवे लाइन जा रही है, इसके आसपास सेटलमेंट होना. ओके, इसे बोलेंगे लीनियर सेटलमेंट. आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट. ये था तीन हमने देख लिए न्यूक्लिएटेड के. अब हम देखेंगे सेमी न्यूक्लिएटेड के. सेमी न्यूक्लिएटेड में चेकर बोर्ड पैटर्न, like some sort of this.
It is like a transition from semi-nucleated to nucleated. It is kind of a transition. Full nucleated नहीं है, full semi-nucleated नहीं है. Like अगर हम इसको half देखें ना, ये एक kind of rectangular होगा. Okay, like four rectangulars. But ये क्या है? Checkerboard type आ गया. Then perforated houses dispersed due to salt crust या marshy lands. यानी कि houses जो हैं वो dispersed हैं. Reason क्या है? कहीं marshy land आ गई या salt crust आ गया, infertile land आ गई या waterlogging conditions हो गई. Hilltop settlements यानी हम north east वाली side ज्यादा देखेंगे. People are settled over hills. Like my grandfather's house was in Udhampur, so people have built their houses on the hill base or hilltops. Dispersed settlement आ गई in low population areas, मतलब लोग बहुत ही दूर दूर settled हैं. Now, what are the factors which has led to the changes in the settlement pattern? पहला तो होगा obviously population explosion की वजह से. If there is a river linking project, canal project या new road, उसकी वजह से भी change आता है population में. तीसरा urbanization वजह से भी आता है. Then fourth, conurbation यानी कि increase in number of cities and town in a particular area leading to continuous urban and industrial development. इसकी वजह से भी change in population structure होता है. Social change की वजह से भी, यानी decreasing distance between upper and lower caste. Like for example government flats आ गए, apartments, इनकी वजह से भी there is a change in settlement pattern, right? Flat जैसे बहुत अच्छी example है government flats की. So government flats and apartments जो है, these settlements are like they kind of cut the bridge or cut the gap between different caste communities, and people are all together living in a area without any discrimination. Villages जो था 5.1, वो आज हमने देख लिया, complete है हमारा, and it is very easy. There is nothing to worry about. So if you have any sort of difficulty, you can pin your doubts in the comment section. So I hope everything is clear to you. And before going, please like, share, and subscribe to my YouTube channel. And I hope कि आप लोग आंसर राइटिंग जो है वो कर रहे हैं. And we'll take some sessions of answer writing also. I am giving some tests. तो जैसे वो कॉपीज इवेल्युएट होके आएंगी, आई शो यू दोज नोटबुक्स टू यू. हम एक टाइप का देखेंगे कि मेरी आंसर राइटिंग में क्या ड्रॉबैक्स रहेंगे. विल ट्राई टू फुलफिल द lacunas with you people, and you can also start with that. So I hope you have a great day ahead.